नमस्कार। आज हम बात करेंगे बिहार के भोजपुर जिले की अर्रा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी यानी AC 194 की। ये किसी चुनाव के नतीजे का साधारण विश्लेषण नहीं है, ये एक वॉर रूम ऑटोप्सी है, एक क्लिनिकल पड़ताल। हम 2025 के आंकड़ों को बिल्कुल बारीकी से डाइसेक्ट करेंगे ताकि 2023 के लिए एक ठोस जमीनी हकीकत पर आधारित ब्लूप्रिंट तैयार किया जा सके, क्योंकि चुनाव सिर्फ शोर शराबे या नारों से नहीं, आंकड़ों और व्यवस्थित रणनीति से जीते जाते हैं। इस स्ट्रेटेजिक डॉसिये में हम क्रमवार आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले अर्राह की मिट्टी की नब्ज को समझेंगे, फिर 2025 के चुनावी नतीजे का एनाटमी, तीसरा संरचनात्मक विफलताएं यानी स्ट्रक्चरल फेलियर्स कहाँ हुई, चौथा एक ऐसा भयानक हेल्थ क्राइसिस जिसे मुद्दा ही नहीं बनाया गया, और आखिरी में 2030 की विजय के लिए हमारा ब्लूप्रिंट। आंकड़ों के गणित में उलझने से पहले जरूरी है कि हम आरा की मिट्टी की खुशबू और वहां के सामाजिक ताने बाने को महसूस करें। चुनाव की असल बुनियाद तो वहां के आम लोगों की रोजी रोटी और आशाएं ही तय करती हैं। बिहार और भोजपुर जिले का भौगोलिक नक्शा अपने आप में कई कहानियां कहता है। आरा शहर की साक्षरता दर 81.15% है। ये कोई आम कस्बा नहीं, एक जागरूक अर्बन सेंटर है। और यहीं से शुरू होती है चुनावी सीमा यानी इलेक्टोरल सीलिंग की असल कहानी, जिसे यहाँ की प्रभावशाली जातियां तय करती आई हैं। अगर हम बेस वोट की बात करें तो महागठबंधन का आधार लगभग 15.5% SC मतदाताओं और आरा शहर के करीब 16% मुस्लिम मतदाताओं पर टिका है। ये उनका एक सॉलिड फ्लोर है। लेकिन जो डोमिनेंट स्विंग कास्ट्स हैं, यादव, राजपूत, भूमिहर और कुर्मी, ये ऐतिहासिक तौर पर NDA की तरफ झुकी रही हैं। सच्चाई ये है कि बिना इन स्विंग वोटर्स को अपने पाले में लाए जीत की दहलीज तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। और यहीं हमें एक बुनियादी सिद्धांत को याद रखना चाहिए। एक स्वस्थ लोकतंत्र में चुनाव जीतना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। संवैधानिक मूल्यों, मानव गरिमा और सामाजिक सम्मान की रक्षा सर्वोपरि है। सार्वजनिक मंचों पर जो संवाद हो वो तथ्यों पर आधारित और पूरी तरह से जिम्मेदार होना चाहिए। एक नेता के लिए ये आंकड़े हमेशा नागरिकों के सम्मान और उनकी भलाई के लिए इस्तेमाल होने चाहिए, उन्हें बांटने के लिए नहीं। तो चलिए जज्बातों से निकलकर अब उन हार्ड नंबर्स पर आते हैं जिन्होंने 2025 में आरा का भविष्य लिखा। ये एक निष्पक्ष क्लिनिकल असेसमेंट है। नतीजे शीशे की तरह साफ थे। बीजेपी के संजय सिंह टाइगर ने 50.98% वोट शेयर हासिल किया। वहीं CPI-ML के कायामुद्दीन अंसारी 40.38% पर रुक गए। दोनों के बीच 19,581 वोटों का बड़ा फासला था। ये 10.6% का मार्जिन किसी भी मायने में एक निर्णायक मैंडेट दर्शाता है। लेकिन कहानी सिर्फ उन दोनों उम्मीदवारों के बीच हार और जीत की नहीं है। यहाँ जनसुराज पार्टी ने एक बेहद महत्वपूर्ण स्पॉइलर का काम किया। उन्हें 3.14% वोट मिले। इसका मतलब है कि करीब 8/100 जरूरी एंटी इनकम्बेंसी वोट विपक्ष से कट गए। इन वोटों ने गठबंधन की ताकत में एक छेद कर दिया, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। इस चुनाव का सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कुछ था तो वो था वोटिंग टर्नआउट में अचानक आया उछाल। 2020 के मुकाबले इस बार टर्नआउट 56.41% रहा। ये 8% से ज्यादा की जो बढ़ोतरी थी उसने लेफ्ट के लिए एक भारी पेनल्टी का काम किया। डेटा क्लियरली बताता है कि ये NDA के अर्बन और अपर कास्ट मतदाताओं का एक सिस्टमैटिक काउंटर मोबिलाइजेशन था। इस अर्बन सर्ज ने स्थानीय आर्थिक मुद्दों की आवाज को पूरी तरह दबा दिया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब हमें किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, बल्कि संरचनात्मक विफलताओं यानी स्ट्रक्चरल फेलियर्स में ढूंढना होगा। आइए एक डायग्नोस्टिक ऑटोप्सी करते हैं ताकि बीमारी की जड़ पकड़ी जा सके। पिछले 3 चुनावों का ट्रेंड मैप देखिए। 2015 में महागठबंधन लगभग 45% पर था। 2020 में बीजेपी ने उस आंकड़े को छुआ और 2025 में बीजेपी 50.98% तक निकल गई। यहाँ पैटर्न बिल्कुल स्पष्ट है। लेफ्ट का वोट बेस लगातार 43% के आसपास एक रिजिड सीलिंग पर अटका हुआ है, जबकि बीजेपी का बेस हर चुनाव के साथ फैल रहा है। ये सीलिंग क्यों नहीं टूट रही है? इसका जवाब छिपा है रिसोर्स और नैरेटिव की एसिमेट्री में। एक तरफ लेफ्ट उम्मीदवार जिनके खिलाफ 10 आपराधिक मामले दर्ज थे और घोषित संपत्ति महज 5.4 लाख थी। दूसरी तरफ NDA उम्मीदवार की क्लीन इमेज। ये जो नैरेटिव का अंतर था,
ये सबसे घातक साबित हुआ। उन 10 क्रिमिनल केसेस ने विरोधियों को प्लेटर पर जंगल राज का एक ऐसा आसान नैरेटिव दे दिया जिसका विपक्ष के पास कोई सॉलिड तोड़ नहीं था। अब थोड़ा ठहराव लेते हैं। चुनावी शोर में कुछ ऐसी जमीनी सच्चाइयां दफन हो गईं जिन पर बहस होनी चाहिए थी। एक ऐसा भयानक स्वास्थ्य संकट जो गवर्नेंस की विफलता की चीख चीख कर गवाही दे रहा था, पर उसको चुनावी हथियार नहीं बनाया गया। आंकड़े सुनिए। भोजपुर जिले की 74% महिलाएं अनीमिया यानी खून की कमी का शिकार हैं। जरा सोचिए, जब क्षेत्र की आधी आबादी का स्वास्थ्य इस कदर संकट में हो तो ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की एक भयानक विफलता है जिसने हर घर को प्रभावित किया है। और हालात यही नहीं रुकते। जिले के 41% बच्चे स्टंटिंग यानी कुपोषण के कारण शारीरिक और मानसिक रुकावटों का सामना कर रहे हैं। ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं, लेकिन अफसोस राष्ट्रीय स्तर के अमूर्त मुद्दों और आइडियोलॉजिकल पोलराइजेशन के शोर में ये असली जमीनी मुद्दे बिल्कुल गायब हो गए हैं। गलियों और मोहल्लों की असल कहानी भी यही है। हर साल बारिश में सड़कों पर भरता पानी, रोजगार की तलाश में युवाओं का अपना शहर छोड़ना, टूटता हुआ ड्रेनेज सिस्टम और उच्चतर शिक्षा का गिरता हुआ स्तर। इन स्थानीय आर्थिक और नागरिक मुद्दों को ही तो विपक्ष की मुहिम का मुख्य बिंदु बनना चाहिए था, पर इस कोर नैरेटिव की पूरी तरह से कमी देखी गई। लेकिन निराशा में रुकने का वक्त नहीं है। अब सवाल ये है कि आगे क्या? 2023 की तैयारी कैसी होनी चाहिए? इसके लिए हमें एक प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, एक ऐसा स्ट्रेटेजिक ब्लूप्रिंट जो सिर्फ रिएक्ट न करे बल्कि क्षेत्र का भविष्य तय करे। रणनीति के इस चतुर्मुखा ढांचे को समझिए जो 4 स्तंभों पर खड़ा है। CPI-ML की संगठनात्मक यानी ऑर्गेनाइजेशनल क्षमता बहुत स्ट्रांग है, लेकिन चुनावी यानी इलेक्टोरलिक तकनीक औसत या मीडियम है। और सबसे बड़ी चूक कहाँ है? नरेटिव और रिसोर्सेज दोनों बिल्कुल लो पर हैं। सिर्फ सड़क पर उतरने और पुरानी विचारधारा से आज का टेक सेवी चुनाव नहीं जीता जा सकता। मैकेनिक्स बदल चुके हैं। एक रिएक्टिव संगठन को प्रोएक्टिव चुनावी मशीन में बदलने के लिए हमें एक विन बैक लैडर यानी 4 चरणों का फ्रेमवर्क अपनाना होगा। पहला, डेमोग्राफिक मैपिंग करके बेस को मजबूत करना। दूसरा, स्थानीय स्वास्थ्य और नागरिक मुद्दों पर एक बेहद आक्रामक नैरेटिव चलाना। तीसरा, पन्ना प्रमुख मॉडल के जरिए बूथ लेवल पर ग्राउंड एक्टिवेशन। और चौथा, चुनाव के आखिरी 50 घंटों में एक पूरी ताकत वाला गेट आउट द वोट स्प्रिंट। अब एक शांत पर सख्त चेतावनी, क्या होगा अगर अर्राह 2030 में भी बिना किसी नए डेमोग्राफिक टारगेट और बिना एक बिल्कुल साफ छवि वाले उम्मीदवार के उतरता है? जवाब मैथमेटिकली साफ है। वही 40% की चुनावी दीवार बनी रहेगी। बिना नए चेहरे और नए अप्रोच के उस आंकड़े को पार करना लगभग असंभव होगा। वर्तमान ढांचा बदलना ही होगा। इसलिए 2023 के लिए कुछ चीजें नितांत आवश्यक हैं। पहला, एक जीरो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले क्लीन नेता का आगे आना। दूसरा, पुराने IT सेल मॉडल की जगह व्हाट्सएप पर हाइपर लोकल सेगमेंटेड डिजिटल पॉड्स बनाना जो नागरिकों के रोजमर्रा के मुद्दों पर सच्ची बात करें। और तीसरा, गलत अफवाहों को फौरन काटने के लिए रैपिड काउंटर डिसइंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल्स का होना। डिजिटल पैरिटी अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जीत की पहली शर्त है। लेकिन इस सब में एक चीज का ध्यान सख्ती से रखना होगा। जब हम आंकड़ों, वोटर मैपिंग और माइक्रो टारगेटिंग की बात करते हैं तो भारत के DPDPA यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क का कड़ी निष्ठा से पालन होना अनिवार्य है। नागरिक की प्राइवेसी और उनकी सहमति का पूर्ण सम्मान होना ही चाहिए। आधुनिक चुनाव में टेक स्ट्रैटेजी और आम जनता का विश्वास दोनों साथ चलने चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है। डेटा, नैरेटिव और जमीनी एग्जीक्यूशन के इस विशाल अंतर को पाटने के लिए एक सुदृढ़ अनुभवी मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। एक ऐसा स्ट्रैटेजिक पार्टनर जो आपकी क्षमता और आंकड़ों की सच्चाई को मिलाकर एक विजयी रणनीति बना सके। क्या अगला चुनाव सिर्फ शोर पर लड़ा जाएगा या आंकड़ों और जिम्मेदारी की ठोस बुनियाद पर? If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose beyond politics.